हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 लेकर मैं फिर से जुपिटर एकेडमी की तरफ से हाजिर हूँ आपके सामने। हमने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और इस क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी आ रहे थे जिसका मल्टीपल यूज़ था, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी का यूज हम मेडिसिन के तौर पे भी करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, मसाले के तौर पे भी इसका यूज करते हैं। उसी तरीके से मल्टी यूज में प्लांट कौन सा है, तुलसी है, इसका भी यूज हम लोग मल्टीपल यूज में कर सकते हैं। तो लिखा हुआ इट गिव्स बोथ मेडिसिन एंड स्पाइसेस। तो सेकेंड जो है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, अब यहाँ पे अगर आप प्लांट को देख रहे हैं तो ये जो प्लांट है इसमें क्या करोगे, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर अगर नहीं करते हो, कुछ मॉर्फोलॉजी अगर आप छोड़ देते हैं, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी नहीं, टिपिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, तो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एक बार हम लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इक्वल वेटेज दिया गया बोथ को। पहला कैरेक्टर कौन सा था, वेजिटेटिव, दूसरा कैरेक्टर क्या था, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो ये दोनों जो कैरेक्टर था इसको इक्वल वेटेज देके और ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को यहाँ कंसिडर नहीं किया गया था, एंड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ये प्लांट ले लो और प्लांट में ओवरऑल मॉर्फोलॉजी कंसिडर मत करो, इसका भी ग्राफ्टिंग करोगे तो क्या होगा, रोज है, ग्राफ्टिंग कर सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करेगा, तो इसके वेजिटेटिव पार्ट को ले लिया गया और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी ले लिया गया और इस तरीके से पूरे मॉर्फोलॉजी को कंसिडर नहीं किया गया, एंड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो हमारा था, इसमें इक्वल वेटेज दिया जा रहा था, वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी इक्वल वेटेज दिया जा रहा था और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी इक्वल वेटेज दिया जा रहा था। और ये क्लासिफिकेशन जो था ये प्रपोज किया था लीनियर इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था, ये आस्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दूर में जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें पहला लाइन यही आएगा कि क्लासिफिकेशन जो आर्टिफिशियल था उसको प्रपोज किसने किया था, तो लीनियस ने प्रपोज किया था। और लीनियस जो क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ये भी आस्क क्वेश्चन है। लीनियस क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने किया था वो 24 ग्रुप या 24 क्लास भी कह सकते हो, 24 ग्रुप में बांट दिया गया था और इधर बांटा गया था प्लांट्स को 2 पार्ट में, फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम। ये क्लास 9 में भी आपको पढ़ना है फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम के बारे में। फेनेरोगैम में 23 क्लास था और इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया और उसी तरीके से क्रिप्टोगैम में फर्स्ट क्लास था एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को भी इसी में रखा गया था। इस तरीके से हम आगे लीनियस के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। फेनेरोगैम्स की जब हम बात करेंगे तो फेनेरोगैम्स में फर्स्ट क्लास क्या दिया गया, मोनैंड्रिया। तो जो लीनियस था वो किस पे क्लासिफिकेशन किया था, किससे बेस्ट क्लासिफिकेशन किया था, स्टेमन पे। फ्लावर में भी आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से इसका स्टेमन निकाल सकते हैं आप। ये आपको तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन आप अपने घर पे फ्लावर लेके आराम से इसको निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर से जब हम स्टेमन को निकालते हैं तो सिंगल स्टेमन जब अगर होगा किसी भी फ्लावर में तो वैसे को क्या कहा गया, मोनैंड्रिया। एग्जाम्पल इसका क्या था, कैना था, BVI है, आस्क क्वेश्चन है ये नीट का। आगे था क्या, सेकेंड क्लास था, मतलब 2 डायएंड्रिया में 2 स्टेमन। थर्ड क्लास ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमन। उसी तरीके से 23rd क्लास था तो इसको क्या कहा गया, आइकोसैंड्रिया क्या कहा गया। और आइकोसैंड्रिया का मतलब क्या होता है, प्लांट हैविंग 20 और मोर देन 20 स्टेमन इंसर्टेड इन कैलिक्स। तो कैलिक्स में 20 और 20 से ज़्यादा अगर स्टेमन होंगे तो क्या कहा जाएगा, आइकोसैंड्रिया। अगर 3 होंगे तो ट्राइएंड्रिया, 2 होंगे तो डायएंड्रिया, सिंगल होगा तो मोनैंड्रिया, और मोनैंड्रिया का एग्जाम्पल क्या है, कैना। इस तरीके से फेनेरोगैम्स को क्या किया गया था, पूरा कंप्लीट किया गया था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन की। बेस्ड ऑन कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ली गई नेचुरल क्लासिफिकेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्लांट की, तो प्लांट के पूरे क्लासिफिकेशन, नेचुरल मतलब क्या, जो ऑब्जर्वेशन में हमें मिला और टोटल जितना भी क्लासिफिकेशन था इस प्लांट के बारे में, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक था वो सारा कुछ लिख दिया गया और इस तरीके से क्लासीफाई किया गया नेचुरल तरीके से। और इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस का मतलब समझिए कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को लिया गया और इसको 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट को कहा गया वेजिटेटिव और सेकेंड को फ्लोरल कहा गया।
और फ्लोरल जो था वो मोर कंजर्वेटिव और वेटेड था, क्योंकि इस समय लोगों को पता चल गया था कि रिप्रोडक्शन से ही क्या होता है, कैरेक्टर जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अनदर टू अनदर जनरेशन क्या है, कैरी कर रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर को क्या किया, वेटेज ज़्यादा दे दिया इन कंपेरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ट क्लासिफिकेशन था। और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो देखते क्या थे कि इस प्लांट का आप रूट देख सकते हैं, इसका स्टेम देख सकते हैं और इसका लीव्स देख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आपको रूट स्टेम लीव्स ही कंसिडर मेनली करना रहता है। और फ्लोरल कैरेक्टर में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ फ्लावर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है। तो आगे लिखता है बेस्ट क्लासिफिकेशन था और ये इंटर रिलेशनशिप एमंग प्लांट, जैसे इस प्लांट और इस प्लांट के बीच के रिलेशनशिप को बताता था। कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग क्या क्या याद कर लिए, फेंड्रोगेम, उसके बाद फेंड्रोगेम में फर्स्ट जो था मोरैंड्रिया, फिर डायएंड्रिया, फिर ट्राइएंड्रिया, फिर आइकोसैंड्रिया। और सिंगल स्टेमन वाले का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कहना नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था, ऑब्जर्व होल मॉर्फोलॉजी को ले रहे थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ले रहे थे, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ले रहे थे, बेस्ट क्लासिफिकेशन था। और नेचुरल क्लासिफिकेशन में वेटेज किसको दोगे, रिप्रोडक्टिव को ज़्यादा दोगे, फ्लोरल को ज़्यादा दोगे इन कंपेरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। नेचुरल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो बैंथम और हुकर क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है, इन्होंने दिया था। और ये फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को इन्होंने देखा, क्योंकि जब फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को नहीं देखा जा रहा था तो मिसमैच हो जा रहा था, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर इस तरीके से हम इस चीज़ को पढ़ते थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे पढ़ते थे, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को पढ़ना और आसान हो जाता था और आसानी से कैरेक्टर्स आते जाते थे जिस तरीके से कैरेक्टर एडवांस हुए थे। तो यहाँ पे जब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको दो टाइप में बांटते हैं, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनिक। नेचुरल फॉर्मल जो होता है वो नॉन फाइलोजेनेटिक होता है और ये बेस्ड होता है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे जब बेस्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और उसी का नाम क्या दे दिया गया, नेचुरल फॉर्मल, जो नॉन फाइलोजेनेटिक था। फाइलोजेनिक को यहाँ कंसिडर नहीं किया गया था। आगे हम चलते हैं नेचुरल फाइलोजेनिक की तरफ। तो फाइलोजेनिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को क्या किया गया था, लिया गया था, यहाँ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को लिया गया था। और ये इसको क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्लैडोग्राम का यूज करके हम बता सकते थे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये नाम जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इसको क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन केरला पीएमटी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम लेता था उसमें 2007 में आस्क्ड क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे क्लैडिस्टिक या नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो लेते ही लेते हैं, प्लस फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे फैमिली ट्री, तो यहाँ पे फादर है, मदर है और इसके 2 सन है, 1 डॉटर है। तो इस तरीके से भी आप फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री की मदद से, लाइन डायग्राम की मदद से। क्लैडोग्राम क्या होता है, यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि क्लैडोग्राम होता क्या है। क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन को हम क्लैडोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैडोग्राम बना के मैंने बताया है कि क्लैडोग्राम बना के आप किसी भी क्लैडोग्राम की मदद से क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, जो लंग्स हैं, क्लॉ और नेल्स हैं, फर और मेमोरी ग्लैंड है, अपोजिबल थम्स है। तो इस तरीके से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने एडवांस कैरेक्टर, अपने एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये प्रिमिटिव से किधर जा रहे हैं, एडवांस की तरफ। और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम, क्लैडोग्राम की मदद से इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट। और दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें कि क्लैडोग्राम की मदद से आप क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्योंकि यहाँ यूज क्या किया जा रहा है, फाइलोजेनेटिक बिहेवियर को बताने की कोशिश की जा रही है, किसमें, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के साथ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को जोड़ के और बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी क्या किया था, अपना अपना व्यू रखा था। तो इस तरीके से यहाँ इक्लर क्लासिफिकेशन और ऑस्वाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन, ये दोनों क्लासिफिकेशन क्या था, ये दोनों भी जो साइंटिस्ट थे, ऑस्वाल्ड टिप्पो भी जो थे वो 10 क्लास में डिसाइड किए थे फाइलोजेनेटिक बिहेवियर के वे में, अभी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में आप पढ़ेंगे। और इक्लर भी जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, ये भी क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक बिहेवियर का यूज करके क्लासिफाइड किए थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी साइंटिस्ट का नाम जान सकते हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को, फाइलोजेनेटिक बिहेवियर के को बेसिस रख के क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया।
न्यूमेरिकल एंड एडानसोनियन फोनेटिक्स क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हुआ था कि जब क्लासिफिकेशन हो रहा था उस समय, फिर जब ये लेटर क्लासिफिकेशन होने लगा तो फिर कंप्यूटर भी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर का भी यहाँ पे आविष्कार हो गया था। तो कंप्यूटर की मदद से हम लोगों ने क्या किया, एक आदमी जितना काम करता है, 100 आदमी जितना काम करता है उतना कंप्यूटर एक कंप्यूटर कर देता है। तो इसकी मदद से इससे हमने क्या किया, नंबरिंग किया। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबरिंग, कोडिंग गिवन टू ईच कैरेक्टर, सबके लिए क्या किया गया, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया गया। फिर एडोनसेनियन मतलब नेम ऑफ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। फेनेटिक मतलब फेनोटाइप कैरेक्टर, फेनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश किया गया। और इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर को आधार मान के हमने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। तो कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन कैसा था, कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन था। आज क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब जितना ज्यादा कैरेक्टर ले सकते हो। कंप्यूटर तो हर कैरेक्टर को क्या करता था, कोडिंग करके क्लासिफाइड कर देता था। तो इस टाइप से हम क्या बता सकते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे ये प्लांट है तो इसके सारे इंटरनल, इसके फिजियोलॉजिकल, इसके साइटोलॉजिकल, इसके डीएनए के कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर को लेके हम क्या कर सकते थे, डिस्टिंग्विश कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास आदमी को उस कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश नहीं करना था, कंप्यूटर को एक बटन दबा के ही उसको क्या करना था, डिस्टिंग्विश वो कर लेता था। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम 100 ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते थे और सबका इंपॉर्टेंस कितना दिया गया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। दिस क्लासिफिकेशन जो था वो बेस्ड था परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो था सिमिलैरिटी जो था, परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी जो था ऑर्गेनिज्म का, इस पे बेस्ड था। तो पहले हम क्या करते थे, डाटा कलेक्शन करते थे पहले, मतलब कैरेक्टरिस्टिक लेते थे, फिर इसको इनपुट करते थे, फिर कोडिंग करते थे, फिर नंबरिंग गिवन टू कैरेक्टर, सबके लिए क्या किए, कोडिंग डाल दिए। इस तरीके से कोडिंग डाल दिए, या 1 2 3 4 कोडिंग डाल दिए, फिर डाटा प्रोसेसिंग किए, फिर इसको आउटपुट किए, ग्रुपिंग बनाए प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। एंड इस तरीके से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। किस टाइप का क्लासिफिकेशन हम अभी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एडेनसोनियन फोनेटिक्स क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जो है, इसमें हम पढ़ते क्या है कि लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन जो है वो एक स्टेप में प्रोसेस में कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है। इसको कितने स्टेप में करेंगे, मल्टी स्टेप में क्लासिफिकेशन को हम समझ सकते हैं। जैसे कि ईच स्टेप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रैंक को, ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है, रैंक, ईच स्टेप रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, लेवल को, यूनिट को, कैटेगरीज को बताएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ऑल दीज कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, किंगडम है, डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है, ये सारे जो भी कैटेगरीज आप देख रहे हैं, ये कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और ये क्या बताता है, ये एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, और कैटेगराइज करके किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल्स को किस तरीके से, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से रैंक वाइज, लेवल वाइज, यूनिट वाइज कैटेगराइज कर सकते हो। अब यहाँ पे आगे है, दीज आर 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये भी आपका क्वेश्चन है, कितने कैटेगरीज हैं, 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। और कुछ कैटेगरीज जो है वो ऑब्लिगेट हैं और essential broad categories हैं, that they are strictly used at the time of any plant classification। तो ये भी ICBN के तहत है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें रखा गया कि कोई भी प्लांट का, जैसे ये प्लांट है और इसका क्लासिफिकेशन अगर मुझे करना है, तो इस क्लासिफिकेशन को अगर हम करेंगे तो इसको हम कितने पार्ट में बांट देंगे, 7 पार्ट में इसको हम बांट देंगे। और 7 पार्ट में इसकी क्लासिफिकेशन को हम देख सकते हैं 1 से लेके 2 तक। अब मेन और ब्रॉड और इसेंशियल और ऑब्लिगेट, ये 4 बात से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन कैटेगरीज को बता सकते हैं। ये 7 कैटेगरीज है। फर्स्ट कौन सा है, किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये तो आपको पहले से भी, आप क्लास 9 से इस वर्ड स्टार्ट से फैमिलियर हैं। अब यहाँ पे डिवीजन की जगह फाइलम भी कहा जाता है। फाइलम डिवीजन कब कहा जाएगा, प्लांट के केस में, फाइलम कब कहा जाएगा, एनिमल के केस में। और स्पीसीज से अगर क्वेश्चन आया आपके पास, स्पीसीज से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, बेसिक, फंडामेंटल, रियल, विजिबल, ये सारे वर्ड्स इसको क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी हमारे पास प्रेजेंट है।
ये नॉन इसेंशियल है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कैटेगरीज को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, यूज़ अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। और इसमें प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है क्या है, प्रीफिक्स मतलब आगे और सुफिक्स का मतलब पीछे। तो प्रीफिक्स क्या हम लगा रहे हैं, सब। और एग्जाम्पल इसका सब क्लास, सब फैमिली। तो ये सब क्लास और सब फैमिली भी क्या है, एक तरीके का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन इसका जब जरूरत पड़ेगा, जिस ऑर्गेनिज्म में नीड होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा कैटेगराइज करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे ही हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कैटेगरीज को क्या करेंगे, नीड होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो इसको रेस्ट आउट छोड़ देंगे। अब सुफिक्स की बात हम करेंगे टैक्सा में, तो डिवीजन के पास क्या, डिवीजन के लिए क्या लिखा जाएगा, फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटीना, क्लास के लिए ऑप्सीडा, एके और ए, ऑर्डर के लिए एलएस और फैमिली के लिए ओके। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे जो है ट्रिक है यहाँ, किंग गजेंद्र सिंह में सुफिक्स यूज नहीं होता है। तो किंग फॉर क्या है, किंगडम, गजेंद्र मतलब जीनस और सिंह का मतलब क्या है, स्पीसीज। तो किंगडम, जीनस और स्पीसीज में कोई भी सुफिक्स यूज नहीं होता है। अब आगे जब हम चलते हैं तो लिखा हुआ है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए किंगडम के बाद क्या लिखे, डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफिकेशन को लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दोनों तरफ से। और कंपैरिजन करके जब हम दोनों तरफ से डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, हायरार्की। डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज हायरार्की। इसको क्या कहा जाता है, हायरार्की कहा जाता है। अब आगे स्पीसीज की बात हो रही है। स्पीसीज की बात जब हम करेंगे तो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो क्या है, स्पीसीज है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर कहें तो किसको कहेंगे, स्पीसीज को कहेंगे। उसी तरीके से हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर कहाँ होगा, स्पीसीज में, उससे कम जीनस में, उससे कम फैमिली में, उससे कम ऑर्डर में, उससे कम क्लास में, उससे कम डिवीजन में, उससे कम किंगडम में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में। तो स्पीसीज में मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगा और किंगडम में मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी होगा। तो इस तरीके से डिसिमिलैरिटी से हम किधर आ रहे हैं, सिमिलैरिटी की तरफ, सिमिलैरिटी से हम किधर जा रहे हैं, डिसिमिलैरिटी की तरफ। तो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो किंगडम से कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन। इसका मतलब कह रहा है, इस लाइन का मतलब यह है कि जब आप स्पीसीज में जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, कैरेक्टर में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा और मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर जो होगा तो वैसे लोगों को कहाँ रखा जाएगा, स्पीसीज में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, स्पीसीज में रखा जाएगा। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज की। तो जैसे ही आप बात करेंगे किंगडम की, डिवीजन की, क्लास की और कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हायर कैटेगरी में जा रहे हैं। तो अगर हायर कैटेगरीज में जब हम जाएंगे तो कैरेक्टर जो होगा उसको पहचानना मुश्किल होगा, डिसिमिलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी और सिमिलैरिटी कम होने लगेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को पहचानना किंगडम में उतना आसान नहीं होगा किसी प्लांट को जितना कि स्पीसीज में होगा। अब स्पीसीज होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेशन करो कि और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग कॉमन कैरेक्टर इज नोन एज स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड जो होंगे उनके कॉमन कैरेक्टर को क्या किया जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल में। जैसे हम एक हैबिटेट में चलते हैं, ये हैबिटेट ए है और इस हैबिटेट में ए बी सी डी नाम के EFGH नाम के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड इनका कैरेक्टर दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या रखा जाएगा, सेम स्पीसीज में रखा जाएगा। अब कहा जाएगा स्पीसीज क्लोजली किससे है, जीनस से, जीनस किससे, फैमिली से, फैमिली ऑर्डर से, ऑर्डर क्लास से, क्लास डिवीजन से, डिवीजन किंगडम से। तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है,
फैमिली क्लोजली रिलेटेड टू जीनस है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट और क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। तो व्हीट जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है किंगडम प्लांटी है, डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्मी है, क्लास क्या है मोनोकोटिलिडनी है, ऑर्डर क्या है पोएल्स है, फैमिली क्या है पोएसी है, जीनस क्या है ट्राइटिसियम और स्पीसीज ट्राइटिसियम स्टाइलम है। तो इस तरीके से हम किंगडम के बारे में, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्हीट के बारे में। इसमें से आएगा क्या, ऑर्डर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑर्डर नीट में पूछा है इसका व्हीट का। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली भी पूछ सकता है, और यहाँ पे स्पीसीज तो आप पहले से ही जान रहे हैं, मैं बोली हूँ बहुत सारे प्लांट्स का नाम आप साइंटिफिक वे में लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम तक उस प्लांट का नाम याद रहे, ट्राइटिसियम स्टाइलम है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो में चलते हैं। किंगडम क्या है प्लांटी है, यहाँ भी किंगडम प्लांटी है। तो अब किंगडम प्लांटी अगर आप लेते हैं तो डिसिमिलैरिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किंगडम प्लांटी में व्हीट भी आता है, मैंगो भी आता है, तो वहाँ से तो आप पहचान ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिवीजन की बात करें तो यहाँ भी एंजियोस्पर्म है, यहाँ भी डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्म है। यहाँ तक में भी आपको बहुत सारी क्या मिलेगी, डिसिमिलर कैरेक्टर मिलेगा। इसी तरीके से जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करेंगे तो यहाँ वेरिएशन आ जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे तो पोएल्स है, यहाँ पे सैपिनडेल्स है, फैमिली एनाकार्डिकेई है, जीनस मैंगीफेरा है, स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे लोअर कैटेगरी में जाते हैं सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं, और जिस तरीके से हायर कैरेक्टर में जाते हैं, हायर कैटेगरीज में जा रहे हैं, हायर टैक्सा की तरफ जा रहे हैं, हायर रैंक की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिसिमिलैरिटी का कैरेक्टर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। किंगडम क्या हो गया, यहाँ पे प्लांटी हो गया। किंगडम प्लांटी में अब डिवीजन पे आएंगे तो एंजियोस्पर्मी को बांटे, तो बाकी जो रेस्ट बच गया वो उसमें क्या आया, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आ गए। उसी तरीके से जब डिवीजन को क्लास में बांटा गया तो एंजियोस्पर्मी से क्या आ गया, मोनोकोटिलिडनी, और डाइकॉट और मोनोकॉट्स आए, और फिर क्लास को किस में बांटा गया, ऑर्डर में। तो मोनोकॉट तो रह गया, डाइकॉट को कितने ऑर्डर में बांटा गया, पॉलिनोमियल्स और सैपिनडेल्स में बांटा गया। पॉलिनोमियल्स जो था उसको फैमिली में बांटा गया, सोलेनेसी, कॉनवॉल्वुलेसी, और इधर स्पेंडियल्स को एनाकार्डिकेई में बांटा गया। इसी तरीके से फैमिली से जब हम जीनस की तरफ गए तो सोलेनम, एट्रोपा, पेटूनिया, अर्धतुरा, यहाँ पे 4 टाइप का जीनस हमें मिला। अब यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो यहाँ 3 स्पीसीज का एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, उसके बाद सोलेनम मेलंजिना, सोलेनम निग्रम। तो इस तरीके से आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को किस तरीके से बांटा गया है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया जो है इसके बाद इसमें डिवीजन की जगह एनिमल की बात करें तो क्या आ गया, फाइलम। तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बात करेंगे। अब कॉर्डेट में क्लास क्या लिए, मैमेलिया, और इधर पीसेज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया और एप्स की बात की है। अब क्लास को जब मैमेलिया क्लास को ऑर्डर में बांटा गया तो प्राइमेटा और कार्निवोरा। तो प्राइमेटा का एग्जाम्पल क्या है, एप्स, जिबॉन, और कार्निवोरा में फैमिली आ गई फेलिडेई और कैनिडेई। फेलिडेई में टाइगर आ गए, लायन आ गए, कैट आ गए, लियोपर्ड आ गया, डॉग, फॉक्स और वुल्फ आ गया। और उसी तरीके से जीनस क्या लिए, पैंथरा। तो पैंथरा जीनस से 4 स्पीसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पैराडस देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे इस जीनस को फिर फेलिस कैट में भी इधर बांट दिया गया। तो इस तरीके से आप जूलॉजिकल वे में, एनिमल के नॉमेनक्लेचर के वे में, और इधर प्लांट के नॉमेनक्लेचर के वे में पूरे बेसिस को, पूरे चार्ट को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इधर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम और एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई है और ह्यूमन में मैन का है। तो यहाँ पे किंगडम में क्या है, एनिमेलिया दोनों में है। डिवीजन में चेंज हो गया, ये आर्थ्रोपोडा था और ये क्या था, कॉर्डेटा। यहाँ पे डिवीजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फाइलम लिखेंगे, डिवीजन प्लांट्स के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे फाइलम है, आर्थ्रोपोडा हो गया, और ये क्या हो गया, कॉर्डेटा है। क्लास जो है ये क्या है, इंसेक्टा है, ये मैमेलिया है। ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा है, प्राइमेटा है। फैमिली क्या है, मूसिकेडेई है, होमिनिडेई है। जीनस मूसा है, होमो है। और स्पीसीज डोमेस्टिका है,
और यहाँ सेपियंस है। तो इस तरीके से मूसा डोमेस्टिका और होमो सेपियंस इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हाउसफ्लाई और मैन में आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं कि हाउसफ्लाई जो है इसका किंगडम पूछा तो क्या बोलोगे, एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली मूसिडेई, जीनस मूसा, स्पीशीज डोमेस्टिका। तो मूसा डोमेस्टिका आपको याद होना चाहिए कि ये हाउसफ्लाई का क्या है, ये साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से मैन में एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडेई, होमो सेपियंस, ये वीवीआई है। और यहाँ पे देखा जाता है परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो रहा है, धीरे नीचे की तरफ स्पीशीज की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इंक्रीज करेगा। तो बच्चों यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आता है, इंक्रीमेंट में भी क्वेश्चन आता है और डिक्रीमेंट में भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको मूसा डोमेस्टिका भी पूछ देगा, यहाँ पे फैमिली से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ऑर्डर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चारों आपको याद रखने हैं, जहाँ भी क्यों लगा हुआ है वो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ टैक्सॉन और टैक्सा की बात हो रही है। तो एनी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जैसे होमो है तो इसमें जितने भी ग्रुप लिविंग ग्रुप को रखोगे उसको क्या कहोगे, टैक्सा या टैक्सॉन कहोगे। जैसे कैट्स, डॉग, ये सब क्या है, टैक्सॉन है, या इसको टैक्सा भी बोला जाता है। आगे के क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये यहाँ आपको एक मैं होमवर्क देती हूँ कि आप NCERT से इस चैप्टर को लर्न करके वीडियो देखने के बाद, पहले वीडियो आपको चालू करना है, एक पेन और पेपर रखना है, इस नोट्स को अच्छे से देखना है। अगर जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, कहीं भी पहले पढ़ चुके हैं, तो वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ मैं पढ़ी हूँ और क्या छूट गया है, तो उसको वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और बाकी जो है NCERT आपको पढ़ के आना है, ये होमवर्क है। और आगे के क्लास में फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे पढ़ेंगे।